में कांग्रेस की करारी हार हुई है और इसके साथ ही उसकी असली मुश्किल जो है वो शुरू हो गई। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस खुद को सबसे कद्दावर मान रही थी, लेकिन इस झटके में कांग्रेस का कद गिर गया है। बिल्कुल, और गठबंधन इंडिया के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस को घमंडी बता रहे हैं, कांग्रेस पर दबाव अब बेइंतहा बढ़ गया है। तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जो कल की बैठक में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अखिलेश यादव खासतौर पर मध्य प्रदेश में सीट नहीं मिले तो उसके बाद से नाराजगी उनकी जाहिर हुई। कल की बैठक में नीतीश कुमार जो कि वो चेहरा रहे जिन्होंने सबको एकजुट किया, एक मंच पर लेकर आए, वो भी इसमें नहीं दिखेंगे। और गठबंधन इंडिया की जो पार्टियां हैं कुल 28 हैं और कांग्रेस पर जो बात कर रहे हैं वो 5 दल हैं। अर्पिता, बिल्कुल, और नीतीश कुमार बता रहे हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनकी जगह पर उनके अलग नेता जाएंगे। लेकिन यहां पर एक फूट सी स्थिति गठबंधन में नजर आ रही है, क्योंकि यह भी जरूरी है, एक हौसला बहुत जरूरी होता है। आपने चुनाव नहीं जीत पाए, आप साथ थे, तो अब एक डाउट की स्थिति यह है कि क्या 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ सब रहते हैं तो क्या वो जीत दर्ज करा पाएंगे। आप सबको नेतृत्व करने की एक होड़ सी लगती हुई नजर आ रही है, बार बार अब वो एक मुद्दा अलग तरीके से उठेगा। तो अब सस्पेंस सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी है कि 3 बड़े चेहरे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, जो एक तरीके से संयोजक बनाने की बात उन पर चल रही थी, उन्होंने एकजुट कराया। उसके बाद अब ये तीनों जो है इस गठबंधन से, जो कल मीटिंग होने वाली है इंडिया गठबंधन की, जो कि कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है, उसमें ये तीनों नदारद हो सकते हैं, ऐसी संभावना प्रबल है। इससे पहले जो बैठकें हुई उनके बारे में भी हम साथ साथ आपको बता रहे हैं कि अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं, अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक दल इसमें जुड़ते चले गए। लेकिन अब जो चौथी बैठक, इससे पहले जो चौथी बैठक है वो 6 दिसंबर को यानी कि कल है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने जब कांग्रेस पर वार किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है, जेडीयू का बयान सामने आया है और उसके बाद से गठबंधन इंडिया पर भी अब संशय है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। मोदी जी की गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। सी समझदारी नहीं बन पाने का नुकसान भी कांग्रेस को फोर्सी किए थे, वो कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है कांग्रेस का। अपने सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को टारगेट करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो अपने नेताओं का क्या किया? नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता? वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। 3 दिसंबर को जो चुनावी नतीजे आए वो 24 के रण का सेमीफाइनल था। फैसला बीजेपी के हक में रहा। तेलंगाना के रूप में कांग्रेस के घाव पर मरहम जरूर लगा, लेकिन हिंदी पट्टी में कांग्रेस बीजेपी के हाथों बुरी तरह पिट गई। कांग्रेस के लिए पहला झटका है और लगता ऐसा है कि उसकी मुश्किल अब शुरू होने वाली है। जिस इंडिया गठबंधन के बूते कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने का ख्वाब देख रही थी, उसी गठबंधन में दरार पड़ गई है। गठबंधन के सहयोगियों ने चुनावी नतीजे आने के दिन से ही कांग्रेस पर वार शुरू कर दिए। हालत यह है कि उमर अब्दुल्ला को गठबंधन खत्म होता दिख रहा है। राउत सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस अहंकार छोड़े। अखिलेश का कल की बैठक में आना तय नहीं। ममता को गठबंधन की बैठक की खबर तक नहीं। ममता की पार्टी के नेता कह रहे हैं कांग्रेस दोगली है। नीतीश की पार्टी कह रही है कांग्रेस घमंड की शिकार थी। शुरुआत ममता से करते हैं, जो इंडिया गठबंधन की सबसे अहम नेता है। 6 दिसंबर को बैठक है और ममता कह रही हैं कि उनको इस बैठक की खबर नहीं, यानी ममता का आना तय नहीं है। ভাই আমি জানি না, আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই, কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি, কেউ আমাকে জানায়ও নি। ममता से 2 कदम आगे बढ़कर देखिए कैसे टीएमसी के नेता कुणाल घोष कांग्रेस की खबर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये दोगलापन है, कांग्रेस का फेलियोर है। बंगाल में जो सब स्कीम, लक्ष्मी भंडार एक्सेट्रा जो स्कीम्स है, पॉपुलर स्कीम्स है, भाजपा वो स्कीम्स कॉपी किया है वहां पर। नंबर 3, इसके ऊपर लोकसभा इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेट्स में जो हुआ वो कांग्रेस का फॉल्ट है। अखिलेश यादव भी जमकर कांग्रेस की खबर ले रहे हैं। उनका कहना है कि नतीजों ने कांग्रेस का घमंड तोड़ दिया है और अब यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को अहमियत देनी ही पड़ेगी। परिणाम ने ही अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है
कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। कल होने वाली बैठक में अखिलेश का आना तय नहीं है। कांग्रेस की हार के बाद इसे सपा की कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी से भी 2 कदम आगे बढ़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो गठबंधन के बने रहने को लेकर ही सवाल उठा दिए हैं। 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया। अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं क्या नहीं सकता हूँ ना, उत्तर प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाए। नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर विपक्षी एकता का दम भर रहे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी जेडीयू भी कांग्रेस को लेकर तीखे सवाल उठाते हुए कह रही है कि उनको घमंड था जो टूट गया। कि हम बीजेपी की इस विजय पर और कांग्रेस की इस हार पर कांग्रेसियों से ज्यादा दुखी। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई। बिहार के बाद बंगाल चलिए, रविवार को नतीजा आने की। कांग्रेस की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई और ऐसी ही परीक्षा है विपक्षी दलों की भी। सवाल यह है कि 24 का रण अब उनके लिए कितना मुश्किल हो चला है। आज तक ब्यूरो। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के बयान के बाद से अब जेडीयू में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। असल में पिंटू ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि पार्टी में अंदरूनी तौर पर इसका विरोध हो रहा है और प्रवक्ता कह रहे हैं कि पिंटू को संसद से इस्तीफा देकर बीजेपी में चले जाना चाहिए। 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई कि मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त। माननीय सांसद सुनील पिंटू जी अगर बहुत प्रभावित हैं, अंतिम कस तक आनंद लीजिएगा क्या लोकसभा के सांसद का। अगर मुमकिन ये नजर आ रहा है आपको तो चंद महीने की बात है, इस्तीफा दीजिए और बाहर आ जाइए। वोट लिया है जदयू के नाम पर, प्रभावित हो रहे हैं भाजपा से, तब विलंब के ही कारण कीजिए। जल्द से जल्द निर्णय लेकर करके अपना दिल का जो गुबार है उसको निकालिए, अंतिम कस तक आनंद नहीं लीजिए। इंडिया गठबंधन के सहयोगी अगर कांग्रेस को घेर रहे हैं तो एनडीए के सहयोगी पार्टियां भी जमकर कांग्रेस की खबर ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी इंडिया गठबंधन को हवा हवाई करार दे रहे हैं। सनातन का श्राप इंडी गठबंधन को लगा है। सेमीफाइनल में हाफ हो गए हैं। 2024 के फाइनल में बड़ी गठबंधन इंडी गठबंधन जो है ये साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में युवा, महिला, किसान, गरीब यही 4 जाति है की हुई और देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी जी की गारंटी। केवल ईवीएम के नाम पे आप अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते। आज तक पिछले कई सालों में कांग्रेस की जब यहाँ पर सत्ता थी तब और आज की डेट में जो हम लोगों को देश के अंदर प्रगति दिख रही है उसके ऊपर जनता रहेंगे, युवा रहेंगे, किसान रहेंगे, किसानों के साथ में महिला रहेंगी। ये सोच रहे हैं कि देश किस तरीके से आगे जा रहा है तो उसके ऊपर चुनाव लड़े जाता है और विकास सामने मुद्दा हो तो उसी की जीत होती है। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ दूसरी कतार के नेता दावा कर रहे हैं कि कोई दरार है ही नहीं, इंडिया गठबंधन में सब ठीक हो जाएगा। क्या
क्या दरार आप लोगों को देखने को मिला? ये 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स व्यवस्था के कारण अपने प्री शेड्यूल्ड जो उनके इवेंट्स हैं उसको भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आ नहीं पा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं हुआ कि इंडिया अलायंस में किसी तरीके की चीज है। मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि किसी तरीके की चीज करे, और हम सब इसी कमिटमेंट से आए हैं कि देश की आवाज़ बनना है, देशवासियों की आवाज़ बनकर महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, बढ़ते हुए किसानों पे अन्याय की बात हो, उन सारे मुद्दों पर हम प्रखरता से रखेंगे जनता के बीच। लेकिन जब ये सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, उसके बीच में ममता बनर्जी ने कहा कि वो आंदोलन को बुलाया नहीं गया है। इसके अलावा नीतीश कुमार भी इसी तरीके से बात वो भी आप नहीं नीतीश कुमार वो मालिक बना देगा तब भी आप गठबंधन को जोड़ने का उन्होंने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है, उसको कंटिन्यू किया है। तो जैसे मैंने कहा, दोनों सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उसके बाद दोनों इम्पोर्टेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े तो उनको भी अपना शेड्यूल अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से करना पड़ रहा है। तो सीनियर लीडरशिप सब आएंगे, सब इस पर व्यापक चर्चा होगी, खुल की चर्चा होगी, क्या गलतियाँ हुई, क्या आगे बढ़कर हमें एक साथ काम करना है, क्या हमारा एजेंडा होगा, किस तरीके से हम जनता के बीच लेकर जाएंगे, ये सारे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। विपक्ष के कुछ नेता अब ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अमेरिका जापान में बैलेट पेपर है तो फिर भारत में भी तो वही होना चाहिए। वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए, और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? बीजेपी को बड़ी जीत मिली है तो जनादेश का स्वागत करना चाहिए, चाहे जनादेश ईवीएम का हो या और कुछ हो। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं, लोगों के मन में शंका होती है हमेशा, ये कैसा मुमकिन हो गया, खास करके मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये लोगों के मन में शंका है तो एक बार शंका दूर कर दीजिए। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर सवाल किए तो गिरिराज सिंह ने इस पर पलटवार किया, और गिरिराज सिंह ने याद दिलाया कि कांग्रेस भी तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जीती थी, तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि दिग्विजय बाबू कौन से ईवीएम का, कांग्रेस के अंदर जो कपड़ा फाड़ वाला ईवीएम था उसकी चर्चा तो पार्टी के अंदर कर लें, क्यों ईवीएम पर वो ठिकरा फोड़ रहे हैं। तेलंगाना में नहीं कुछ बोलेंगे, हिमाचल में नहीं कुछ बोले, पंजाब में नहीं कुछ बोले, दिल्ली में जब ये जीत गए केजरीवाल तो कोई कुछ नहीं बोला, अब ईवीएम पर आ रहा है। अरे जनता ने आपको नकार दिया, उसको स्वीकार करें ना। ईवीएम का जब जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, हार जाते हैं तो ईवीएम, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यही है ईवीएम। बीजेपी के लिए अब सबसे बड़ा फैसला करना है एमपी और राजस्थान में कौन होगा सीएम का चेहरा। एमपी में तो सब कुछ शांत है, लेकिन राजस्थान में हलचल तेज है। राजस्थान में जो दावेदार हैं उसमें वसुंधरा राजे हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि वो 2 बार की मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास एक अनुभव भी है और संगठन पर वहां पर पकड़ भी है। माइनस पॉइंट जो है कि उनके नेतृत्व को पसंद नहीं किया जाता। अब सवाल ये कि राजस्थान में बीजेपी शांत तरीके से सत्ता संभाल पाएगी या वसुंधरा राजे जैसे तेवर दिखा रही हैं, विधायकों को अपने घर पर डिनर पर बुलाया था, आज भी मुलाकात का सिलसिला चल रहा है, ये संकेत क्या दे रहा है? क्या इतनी आसानी से उनको हटाया जा सकता है या वही होंगी वो चेहरे? क्योंकि तमाम नाम चल रहे हैं, कयास चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पर एक सहमति नहीं बनी है और कोई खबर अभी तक इस बाबत नहीं आई कि राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जो बाकी दावेदार हैं वो तो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो वसुंधरा राजे मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, उस मैसेज को किस तरीके से दिल्ली में लिया जाता है, इस पर भी अर्पित निगाहें होंगी।